कभी सोचा है एक ऐसा वक्त जहां एक तरफ तो तलवारें चल रही हों और दूसरी ही तरफ दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे बनाए जा रहे हों? ये कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जिसने भारत को ताजमहल जैसी नायाब चीज दी, लेकिन उसी के साथ इतिहास के कुछ सबसे भयानक युद्ध भी लड़े। तो आज हम उसी मुगल साम्राज्य की कहानी में उतरेंगे जहां ताकत और कला दोनों साथ साथ चलते थे। देखिए, ये एक लाइन मुगल साम्राज्य की पूरी कहानी को जैसे एक धागे में पिरो देती है। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का इतिहास नहीं है, बल्कि ये इस बात की कहानी है कि कैसे जीतने की जिद, कुछ खूबसूरत बनाने की लगन और सत्ता का खेल सब एक साथ बुना गया था। तो चलिए, इसी बुनावट को परत दर परत खोलते हैं। आज का हमारा ये सफर शुरू होगा एक सपने से जो देखा गया था मध्य एशिया में। फिर हम मिलेंगे उस महान शासक से जिसने इस सपने को हकीकत बनाया। इसके बाद हम कला के उस सुनहरे दौर को देखेंगे जहां पत्थरों में जान डाल दी गई, और फिर समझेंगे कि कैसे साम्राज्य का फैलाव ही उसके अंत की वजह बन गया। और आखिर में हम देखेंगे कि तलवार और कला की ये विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और ये कहानी एक सपने से शुरू होती है, एक ऐसे शासक के सपने से जो मध्य एशिया से अपनी किस्मत आजमाने हिंदुस्तान आया था। इस कहानी का जो हीरो है वो है बाबर। उसकी रगों में तैमूर और चंगेज खान जैसे विजेताओं का खून दौड़ रहा था, लेकिन उसके हाथों में कोई बड़ा साम्राज्य था नहीं। उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी आंखों में पल रहा एक सपना, हिंदुस्तान को जीतना। और बस इसी सपने का पीछा करते करते वो मध्य एशिया से भारत की सरजमी पर आ पहुंचा। और फिर साल 1526 में पानीपत के मैदान पर यह सपना हकीकत से जा टकराया। सोचिए, एक तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की हाथियों और घोड़ों से सजी एक बहुत बड़ी सेना, और दूसरी तरफ बाबर की मुट्ठी भर फौज। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा हथियार था जिसने खेल ही पलट दिया, तोपें। उन तोपों की गरज ने दिल्ली सल्तनत के तख्त को ऐसा हिलाया कि हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। बाबर ने नींव का पत्थर तो रख दिया था, लेकिन इस पर एक शानदार इमारत खड़ी करना अभी बाकी था। अब कहानी में एंट्री होती है उस शहंशाह की जिसे मुगल साम्राज्य का असली आर्किटेक्ट माना जाता है। बाबर के बाद तख्त तो उसके बेटे हुमायूं को मिला, लेकिन किस्मत ने उसका ज्यादा साथ नहीं दिया। शेर शाह सूरी जैसे ताकतवर दुश्मन ने उसे हिंदुस्तान से बाहर कर दिया। सालों तक उसे फारस में छिपकर रहना पड़ा। हालांकि उसने हिम्मत नहीं हारी और तख्त वापस हासिल भी कर लिया, लेकिन अपनी जीत का जश्न मनाने से पहले ही एक हादसे में उसकी मौत हो गई। साम्राज्य की नींव मतलब अभी भी डगमगा रही थी। और फिर इसी उथल पुथल के बीच सिर्फ 13 साल की उम्र में तख्त पर बैठा हुमायूं का बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। यही वो शहंशाह था जिसने मुगल साम्राज्य को सच में महान बनाया। उसने सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि दिल जीतने की नीति अपनाई। राजपूतों से रिश्ते जोड़े, हर धर्म का सम्मान किया और गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया जैसा टैक्स भी खत्म कर दिया। अकबर को ये बात अच्छी तरह पता थी कि साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अक्ल से भी चलता है। उसका दरबार सिर्फ योद्धाओं से नहीं बल्कि बुद्धिजीवियों और कलाकारों से भी रोशन था। उसके नवरत्न यानी 9 हीरे, जिनमें बीरबल की हाजिर जवाबी और तानसेन का जादुई संगीत शामिल था, ये सिर्फ दरबारी नहीं थे, ये अकबर के शासन की आत्मा थे। अकबर ने साम्राज्य को तो मजबूत कर दिया, लेकिन कला और वास्तुकला को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया उसके पोते और परपोते ने। ये मुगल काल का सुनहरा दौर था, गोल्डन एज। अच्छा, जब शाहजहां का नाम सुनते हैं तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? शायद जवाब एक ही होगा, बिल्कुल, ताजमहल। लेकिन कला का ये सफर शाहजहां से भी पहले उसके पिता जहांगीर के दौर में शुरू हो गया था, जब मुगल पेंटिंग अपने चरम पर थी। जहांगीर ने कैनवस पर जादू बिखेरा तो उसके बेटे शाहजहां ने संगमरमर में जान डाल दी। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया गया ताजमहल तो बस एक शुरुआत थी। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, ये सब उसी कला के जुनून की मिसाल हैं। लेकिन इस संगमरमर की चमक के पीछे एक स्याह सच भी छिपा हुआ था। ये बेमिसाल शानो शौकत शाही खजाने को धीरे धीरे खाली कर रही थी। हर एक तराशा हुआ पत्थर साम्राज्य की नींव से एक पत्थर निकालने जैसा था, और इस कमजोरी की आहट जल्द ही सबको सुनाई देने वाली थी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। साम्राज्य का विस्तार तो खूब हुआ, लेकिन यहीं से उसके अंत की शुरुआत भी हो गई। और इस बदलाव की धुरी था
शाहजहां का बेटा औरंगजेब। अगर अकबर ने साम्राज्य को जोड़ा तो औरंगजेब ने उसे खूब फैलाया, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। अकबर एक दूर की सोचने वाला निर्माता था जिसने दिलों को जीता। वहीं औरंगजेब एक कट्टर विस्तारवादी था जिसने तलवार के दम पर जमीन जीती। साम्राज्य तो एक ही था, लेकिन उसकी रूह बदल चुकी थी। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमाओं तक पहुंचाया, ये सच है, लेकिन उसकी कठोर धार्मिक नीतियों ने राजपूतों जैसे अहम साथियों को नाराज कर दिया। दक्कन में मराठों के साथ सालों साल चले युद्धों ने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया था और साम्राज्य की नींव को अंदर से खोखला बना दिया। औरंगजेब की मौत के बाद ये खोखली नींव भरभरा कर ढहने लगी। एक समय का इतना शक्तिशाली साम्राज्य अब धीरे धीरे बिखर रहा था। 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही मानो साम्राज्य का धागा ही टूट गया। दिल्ली का तख्त कमजोर शासकों का अखाड़ा बन गया। नादिर शाह जैसे हमलावरों ने दिल्ली को बेरहमी से लूटा। एक एक करके सारे सूबे आजाद होने लगे और जो बची खुची शान थी उसे 1857 में अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह को देश निकाला देकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर एक शायर थे। उन्हें रंगून में निर्वासन का दर्द झेलना पड़ा और उन्हीं की मौत के साथ भारत में लगभग 300 साल चले मुगल शासन का आधिकारिक तौर पर अंत हो गया। लेकिन क्या किसी साम्राज्य का अंत उसकी कहानी का भी अंत होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुगल तो चले गए, पर उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। मुगल चले गए, लेकिन उनकी छाप आज भी हिंदुस्तान की रूह में बसती है। ये हमें ताजमहल की सफ़ेद दीवारों में दिखती है, उर्दू ज़बान की मिठास में सुनाई देती है और हमारे खान पान से लेकर संगीत तक में महसूस होती है। यहाँ तक कि उनका बनाया गया प्रशासनिक ढांचा भी आने वाली सरकारों के लिए एक मिसाल बना रहा। तो हम अपनी बात को वहीं ख़त्म करते हैं जहाँ से इसे शुरू किया था। ये वो दौर था जिसने भारतीय इतिहास को एक नई पहचान दी, एक ऐसी पहचान जहाँ तलवार के साथ साथ कलम और कला भी बराबर चली। ये पूरी कहानी हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। किसी भी साम्राज्य को असल में महान क्या बनाता है? उसकी तलवार या उसकी कला? उसकी ताकत या उसकी संस्कृति? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।